नमस्कार सभी को, राधे राधे। अपने जो वेद एकेडमी के माध्यम से आपके लिए जो टेस्ट सीरीज शुरुआत की है उसका आज की ये दूसरा टेस्ट था इंग्लिश और मैथ्स का। लास्ट के जो 2 पेपर लेंगे वो कंप्लीट आपके हूबहू रीट पर आधारित लेंगे, प्री पे आधारित। ये भी वैसे क्वेश्चन आप सब देख ही रहे होंगे, लेवल कंप्लीट सारे टॉपिकों के आधार पर जो टेस्ट हैं आपके कंप्लीट एग्जाम लेवल पे आधारित है, यानी आपके ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लें, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लेके चलें, ये बात है। ठीक है, यानी हर बार यहीं से इन्हीं टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ें और इनकी अच्छे से तैयारी करें। देखो पहला क्वेश्चन क्या था आपके, निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान आपने पढ़े होंगे शुरू में। ठीक है, पहली दूसरे से स्टार्ट कर दे, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इसमें से आपको 5 चॉइस करना है कि 5 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, देखिए इसमें 5 ये रहा आपके, इसमें 5 ये रहा आपके, इसमें 5 ये रहा, और इसमें 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। लेकिन आपको बताना शुरू के 3 तो आपके मिलने चाहिए। ठीक है, देखो पहला वाला इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो 5 किस में आपके 1000 पे है, तो आपका 5000 होएगा। शुरू में क्या होएगा 5000। ठीक है, दूसरा 5 किस पे आपका 500 पे, तीसरा 5 किस पे दाई पे है, किस पे है दाई पे है, तो 1 दाई लगेगी। फिर लास्ट वाला देखो ये 3 किस में मिल रहे हैं आपके 5550 है ना, यहाँ पर है ही नहीं है, 50,500 मिल ही नहीं रहे, तो आपके कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। लास्ट में इकाई का 5 अंक सही है। ये आपके 5वीं का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है 5वीं का। ठीक है, नॉर्मल बात है, ऐसे क्वेश्चनों का आपको विस्तारित भी आना चाहिए, इनका विस्तार से लिखना। ठीक है, और विस्तार वालों को वापस संख्या के रूप में लिखना, और इनके स्थानीय मान और जातीय मान भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जातीय मान क्या होता है, संख्या की मतलब वो किस नाम से पूछ रहा है वही उसका जातीय मान है। इसमें सिर्फ दे दे कि इसमें 8 का जातीय मान क्या, तो 8 ही है, न कि 80 है। ठीक है, इसमें से आपके दे दे कि 2 का जातीय मान क्या है, तो 2 का जातीय मान इसमें 2 ही है, यानी स्वयं की क्या पहचान है वो इसका जातीय मान होता है। ठीक है, और स्थानीय मान आप जान गए। देखो दूसरा क्वेश्चन, एक गांव की कुल जनसंख्या जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है, ठीक है, जो कितनी आपके 4054 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या आपके 2896 हो तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से। ठीक है, कुल आपकी इतनी है, तो इसमें से पुरुषों की संख्या घटा दो ना, तो क्या बच जाएगी आपके स्त्रियां बच जाएंगी। कितने बचेंगे 1158 बचेंगे। कितने बचेंगे 1158। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, छोटे छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन था, फिर भी ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ये कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, 2-3 क्वेश्चनों के अलावा सारे क्वेश्चन किस में आ रखे हैं आपके एग्जाम में। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, एक विद्यालय के कक्षा 6 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। कितनी है, यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे। इजी है बिल्कुल। देखो ये एक नियम वाला क्वेश्चन आपके एक नियम सिलेबस में है। एक नियम ध्यान रखना, एक नियम बिल्कुल सीधा सा है। यदि आपको ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दे रखा है, ज्यादा मूल्य दे रखा है, तो आपको 1 का पूछता तो आपको भाग करना है, और 1 का दे रखा ज्यादा का पूछे तो आपको गुणा करना है। सीधी सी बात है। जैसे कि 1 पेन का मूल्य 5 रुपए, तो 10 पेन का कितना होगा, आपने गुणा किया। और सीधी सी बात है, यदि 50 पुस्तकों का मूल्य आपके 100 रुपए है, 50 पुस्तकों का मूल्य कितना है, तो 1 पुस्तक का निकालना, तो आपको क्या करना है भाग देना है। सीधी सी बात है। ठीक है, ये एक नियम वाला क्वेश्चन है। 6 कक्षाओं के विद्यार्थी दे रखा है, 1 कक्षा का विद्यार्थी पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है डिवाइड करना है ना। 642 में किसका भाग देना आपको 6 का दे दो, 6 कम 6, 4 में भाग नहीं जाता, भाग टूट गया, 6 7 42, तो कौन सा आपके सही होगा 107। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हर बार सिक्कों का जरूर आता है रीट में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को तो अच्छे से नोट कर लेना। सिक्कों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सिक्कों के। ठीक है, इसलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन जरूर लिए आपके। देखो चौथा क्वेश्चन, 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। इसका जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इसको देखे हाँ यार पहले ही सही है तो इन्हें राइट करिए। ध्यान रखना कि 25 पैसे के 10 सिक्कों में कितने पैसे होते हैं टोटल
250 पैसे होते हैं। कितने अपने को पैसे में कन्वर्ट करना सबको, तब आएगा आंसर। ठीक है, 10 सिक्कों का 25 पैसों के अपने कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के। तो अपने को 10 सिक्कों को इसमें कन्वर्ट कर लो, आपके 250 पैसे हो जाएंगे, यानी 2 रुपये और 50 पैसे। अपने को सबको पैसे में बदल बदल के देखना। देखो 1 रुपये के 2 सिक्के कितने पैसे हो गए? 200 पैसे और 50 पैसे 250 पैसे हो गए। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, 1 रुपये का 1 सिक्का 100 पैसे हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के, जिसको हम पहले चलती थी 8 आना भी बोला पर 50 पैसे लिख रहे हो। ठीक है, तो ये 150 पैसे हो गए। 100 पैसे 150 पैसे कितने हो गए? 250 पैसे हो गए। तो इसमें भी आपके 250 हो गए, ये भी सही है। इसमें देखो 1 रुपये के 2 सिक्के कितने हो गए? 200 पैसे हो गए और 25 पैसे के 2 सिक्के तो कितने हो गए? इसमें भी शाबाश 250 हो गए। इसमें देखो 1 रुपये के 2 सिक्के 200 पैसे हो गए, फिर आपके 50 पैसे का 1 सिक्का 50, फिर आपके 25 पैसे का 1 सिक्का। इसका मतलब इसमें 275 हो गए है ना, सॉरी 25, तो टोटल 275 पैसे हो गए। तो आपके यही आंसर सही नहीं है, ऐसे आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा गलत हो गया क्या? यही तो मतलब एग्जामन अपने क्या आता है, होशियार बच्चे होते हैं ना अधिकतर, हकीकत में मैं बार बार बोलता हूँ यही गलतियां करते हैं, क्योंकि सरल क्वेश्चन देखते ही बच्चे क्या मतलब वो ऑटोमेटिकली पता नहीं वो क्या हो जाता है उनके। देखो संख्या 4 में 6 का भाग देने पर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, लेकिन अपने को नहीं आते हैं। संख्या 4 में 6 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्रम से क्या होएगा? ठीक है, तो आपको पता है संख्या 4 में किसका भाग दे रहे हैं? 6 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्या आपके भाज्य, ठीक है, ये क्या आपके भाजक, और यहाँ पे क्या आएगा? भागफल, और नीचे क्या आएगा? शेषफल। अब 4 में 6 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब भाग टूट रहा, 0 बार भाग देना पड़ेगा, 1 बार भी नहीं जाएगा। तो हम 0 बार भाग देंगे तो यहाँ पर आपके क्या आएगा? 0। 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो शेषफल क्या ही बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या? भाज्य, तो भाज्य कितना है? 4, भाज्य कितना है? 6, भागफल कितना है? 0, शेषफल कितना है? 4। तो आपके कौन सा आंसर सही है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न भिन्नों का आरोही क्रम में लिखिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो भिन्न जो होती है आपके उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है, और समान अंश वाली, समान हर वाली, इनमें थोड़े रूल हैं। देखो आपके जो अगर समान अंश वाली भिन्न है, ठीक है, यानी अंश समान है, तो ध्यान रखना अंश बढ़ा तो वह तो उचित अनुचित तो है, लेकिन अपन इसको आरोही अवरोही क्रम में कैसे जमाएंगे? ध्यान रखना, जैसे 2/3 है, ठीक है, फिर आपके 2/4 है, फिर आपके 2/5 है। अब इसको अपने को डायरेक्ट बताना है कि कौन से भिन्न बड़ी है और कौन से भिन्न छोटी है, तो इसमें रूल से लगता है। ध्यान रखना, यदि अंश समान है तो हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर छोटा तो भिन्न बड़ी, क्योंकि हर जितना बड़ा होएगा भाग उतना ही क्या होएगा? आंसर छोटा होता जाएगा ना। तो इसमें हर छोटा तो भिन्न बड़ी होएगी और हर बड़ा तो भिन्न छोटी होएगी। तो यहां से हम डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं, बहुत सी बार ऐसा भी आ जाता है। यदि आपके नीचे वाला हर समान है, ठीक है, जैसे 2/3 आ गया, ठीक है, 3/3 आ गया, 4/3 आ गया। अब आपके नीचे हर समान है, सारे रूल्स देख लो, क्या समान है? हर समान, हर समान है तो ध्यान रखना अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश बड़ा तो अंश छोटा तो भिन्न छोटी। देखो यहाँ पर अंश बड़ा होता जा रहा है, इसका मान बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मान छोटा है, पॉइंट में जाएगा, यहाँ पर बराबर जा रहा है, यहाँ पर मान बढ़ गया, 1 के आगे पॉइंट में बढ़ गया। तो ये डायरेक्ट रूल्स है, इनको ध्यान रखना। बाकी अगर ऐसा जो अगर आपके सवाल आता है तो आपको 1 या 2 पॉइंट तक भाग देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, या फिर इनके हरों को बराबर बनाओ या अंश को बराबर बनाओ, किसी से भी अंश और हर से बराबर बराबर संख्या से गुणा करके, ठीक है। तो देखो 1/3 का मतलब क्या होता है? भाग देंगे तो इसमें होएगा 0.333 जाते जाएगा भाग, ठीक है, 0.33 भाग जाएगा। 3/4 का मतलब तो सीधा ही जानते हो आप, ठीक है, 0.75। 100 में से 4 टुकड़े 25 100, ठीक है,
100 में से तीसरा हिस्सा ना, 4 में से 3, तो ये 0.75 होता है आपके। कितना होता है? 0.75, ठीक है। और 2/5 का मतलब क्या होता है? 5 चौक 20, इसका मतलब कितना? 0.40 सही का ना, 0.40, ठीक है। फिर आपके क्या आएगा? 6/7 है तो इसमें भी भाग देंगे तो कितना आया? 0.8, ये लो, ठीक है। तो देखो अब इसमें से अपने को देखना कि ये मान छोटा है, ठीक है, ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही घटते हुए क्रम में, ठीक है। हाँ, तो आपको यदि आरोही पूछे तो बढ़ते हुए क्रम में जमाना, अवरोही पूछे तो घटते हुए क्रम में जमाना। तो देखो आपके सबसे पहले तो आएगी 1/3, उसके बाद में आएगी आपके 2/5, ठीक है, उसके बाद में आएगी आपके 3/4 और लास्ट में आएगी आपके 6/7, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया? फिर देखो संख्या का विस्तारित रूप क्या है? ये सब क्वेश्चन देखो, ये सब 5वीं में भी आपके और 6ठी 7वीं में भी क्वेश्चन है, विस्तारित रूप, ठीक है। विस्तारित रूप बताना आपको, तो आपको पता है संख्या से दशमलव से पहले तो होती है पूरी संख्या होती है, इकाई, दशमलव, सैकड़ा, ग्रुप। इधर होती है जो इनको हम सिंगल बोलते हैं, ठीक है, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, इस रूप में बोलते हैं, ठीक है। यानी इसके बटे में 10, इसके बटे में 100, इसके बटे में 1000 होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके कितना? 30 होएगा, ठीक है। ये होएगा आपके इकाई का 5 प्लस ये होएगा आपके कितना? 5/10 दशांश, ये होएगा आपके 0 तो है ही नहीं है, 0 होएगा तो डायरेक्ट क्या जाएगा आपके? 7/1000, ये वाला आपके सही है, ठीक है। 30, 5, 5/10, 7/1000, किसमें आपके? 30, 5, 5/10, 7/1000, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है और विस्तारित देके भी आपको संख्या पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना। इधर विस्तारित देके भी क्या पूछ सकते हैं? आपको वापस संख्या पूछ सकते हैं, पूछे हुए ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये अभी जो आपके नया टॉपिक जुड़ा है ना, वो भी मैंने ले लिया आपके। 8वां क्वेश्चन देखो, अभाज्य गुणनखंड तो बेचारे सीधे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ना, ठीक है। अभाज्य संख्या आप जानते हो क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसको आपको किस में तोड़नी है? अभाज्य संख्या में। ऐसे संख्या होती है आपके, एक तो देखो ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, ठीक है, ध्यान रखना। एक आपके अभाज्य संख्या नहीं है, एक तो मतलब सभी का गुणनखंड है, एक क्या आपके सभी का गुणनखंड है। तो 2 से स्टार्ट होती है, 2 ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 क्या आपके सम है लेकिन अभाज्य संख्या, बाकी सब संख्याएं आपके विषम संख्याओं में से आती है अभाज्य संख्या, ठीक है। 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। 11, फिर आपकी आती है 13 के बाद में 17, 19, इस तरह से आपके अभाज्य संख्याएं होती है। सबसे पहले आपको इनकी भाज्यता के नियम भी याद होना जरूरी है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, डायरेक्ट जल्दी हो जाता है। इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हम 2 का भाग देते हैं। संख्याओं के योग में 3 का भाग जा रहा था, हम 3 का भाग देते हैं। इकाई के अंक में 5 या 0 तो 2 का भी चला जाता है, 5 का भाग देते हैं, ठीक है। बाकी 7 का भाज्यता का नियम थोड़ा अलग है और 11 के भाज्यता का नियम, संख्याओं के योग विषम संतानों के अंतर में 0 बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए, 22 बचना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपके 11 का पूरा भाग चला जाता है। इतने से रूल्स तो आपको आना ही चाहिए। तो आपके गुणनखंड निकालने डायरेक्ट 840 के। देखो इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 तो किसका भाग देते हैं? 2 के। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0 को 0 वापस 2 का, जब तक लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 दिखे आपको 2 का भाग देना, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 1 2 वापस 2 1 2, भाग टूट गया, 2 पंजो 10। अब 5 का नहीं जाएगा, 5 रेख 6 संख्याओं के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग चला जाएगा इसमें। 3 3 3 9, 3 पंजो 15। अब 7 5 का जा रहा है ना, पहले 5 7 35 और 7 एकम 7, ये आपके है इसके गुणनखंड है, ठीक है। तो 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 20 सही है। कौन सा सही है आपके? 20 सही है,
ठीक है, इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके नया टॉपिक जुड़ा वैदिक विधि से। इसमें वैदिक विधि का मतलब है एक तरह से गणित का थोड़ा सरलीकरण, सूत्र फॉर्मूला कोई भी गुणा वगैरह जोड़ बाकी का हम डायरेक्ट सीधे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये आपके गुणा, एक तो इतनी बड़ी संख्या को इतनी बड़ी संख्या से गुणा करो, 4-5 सवाल हल कर देते तो भाई साहब वही ले बेटे अकेले। ठीक है, लेकिन इनकी क्या आपको सीधी ट्रिक ध्यान रखनी है। ऐसा अगर आपको 9-9-9 वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना इधर वाली जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 9 9 9 9 9। ठीक है, इधर वाली जो संख्या है इसमें से एक कम करना आपको, इधर वाली संख्या से क्या कम, एक कम करना, इसको वापस उतार देना आपको ऐसे कैसे। ठीक है, फिर आपकी ये जो संख्या बचे इसको इसमें से घटा के लिख देना, वही आपका आंसर है, सीधी सी बात। ठीक है, डायरेक्ट तरीका। तो यहां पर आ जाएगा आपके क्या 1 2 3 4 5 6 6 है ना, और ये बच जाएगा आपके कितना 9 9 9 9 9। अब इनको घटा दो, यहां पर आएगा आपके 6 6 5 4 3 2 1। इस वाली इधर वाली संख्या को घटानी है, ये आए उसमें से। ठीक है, घटो, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3। ठीक है, फिर आपके 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 1 गया तो 5, फिर आपका 5 4 2 3 2 1। ये आपके आंसर है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? जहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे आपको यही विधि लगानी है। समझ में है? बिल्कुल सीधा और इजी तरीका, और गुणा करने बैठोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपके वैदिक गणित, वैदिक गणित के मैं आपके हर बार एक दो सवाल डालूंगा। इस बार गुणा वाला डाला, अब की बार भाग वाला डालूंगा। ठीक है, हाँ आंसर तो वही है लेकिन वही है बात, आपके तो वहां पर टाइम की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? टाइम। करने में तो कर लेते सब, गणित को लगभग हल कर लेते सब, लेकिन बात वही है भाई, एक सवाल को आप 3 मिनट में कर रहे हो और एक बंदा दूसरे सवाल को 1 मिनट में कर रहा है, तो ये फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में आप जल्दी जल्दी में करोगे तो और दूसरों को गलत कर बैठोगे। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्या होता है? लस्य मस्य देर का। ठीक है, तो ध्यान रखना, लगातार कोई सी भी दो संख्याएं होती है, ठीक है, उनका आपके लघुत्तम समापवर्तक उनका गुणनफल ही होता है। जैसे 2 और 3, इनका आपके लस्य क्या होगा? ऐसे लस्य क्या होता है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या। लस्य क्या होता है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं का भाग जाए, छोटी से छोटी लेनी। ठीक है, मस्य क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन संख्याओं में भाग जाए। तो ध्यान रखना, मस्य में आपके छोटी से छोटी आती है, ठीक है, सॉरी मस्य में बड़ी से बड़ी आती है, जबकि लस्य में छोटी। जैसे कि अपने को पहचान देते, इस रूम की लंबाई तो माना कि 50 मीटर है, चौड़ाई आपकी 30 मीटर है। ठीक है, अब इसमें पर्सन बोल दे इसमें बड़ा से बड़ा कितना सरिया रखा जा सकता है, तो बड़ा से बड़ा पूछ रहे, इसका मतलब आपको मस्य निकालना है। क्या निकालना है? मस्य। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके यही मस्य और लस्य है। बाकी इसमें थोड़े अलग टाइप के सवाल भी बनते हैं। तो इनका गुणनफल होता है और इन संख्याओं का आपके मस्य सदैव 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यानी 2 और 3 में इनका मस्य क्या होएगा? 1 ही होएगा, और किसी संख्या से इनका गुणनखंड नहीं है, नहीं इनमें कोई भाग जाता है। ठीक है, तो 1 सबका मालिक 1, जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है? 1 होता है। ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके होएगा डी ऑप्शन सही होएगा। कौन सा सही होएगा? डी। किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। 2 मजदूर कितने दिन में? 8 दिन। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जो एक साइड की लाइन है उसको एक तरफ रखना। ठीक है, जैसे मजदूर हो गया आपके और डेज हो गए, इधर बराबर रखना। आपको दूसरी बार में क्या पूछ रहा हो, ठीक है, इसको M1 D1 दे दो, दूसरी बार में जो पूछ रहा हो उसको M2 D2 दे दो। सदैव सवाल इस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो देखो इधर क्या आपने 2 मजदूर 8 दिन में, 2 मजदूर कितने दिन में? 8 दिन में कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है? उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कराने के लिए कितने मजदूर, यानी 2 मजदूर तो पहले थे, कितने मजदूर, और गणित में जिसका पता नहीं होता कितने मजदूर और लगाएंगे, अक्स मजदूर और लगाएंगे, प्लस अक्स कर लो। ठीक है, और कितने दिन में पूरा करवा रहा हूं? 2 दिन में पूरा करवा रहा है। कितने दिन में पूरा करवा रहा? 2 दिन में।
तो ये आपके बन गई फ्रैक्शन। अब इसको आप पक्षांतरण करके हल कर लो, ठीक है। इधर बराबर से इधर जाने का रूल्स होता है, ये नदी होती है, क्या होती है, नदी। जैसे संख्या इधर से उधर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। यानी बैटरी प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, गुणा में तो भाग में, और भाग में तो गुणा में, सीधा सा रूल होता है। सबसे पहले तो ये देखो इधर गुणा के रूप में बैठा है, इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगी, या 2 से 2 को उड़ा दो डायरेक्ट ही, ठीक है, गुणा में तो सीधा सा रूल आता है तो, ठीक है। फिर इधर के बच गया आपके 8 बराबर 2 प्लस x। अब ये प्लस में तो इधर आते किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 8 ये हो गया आपके 8 माइनस 2 बराबर x, तो 6 बराबर आ गया आपके x। तो यानी कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे आपको, 6 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे, 6 मजदूर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। राम के परिवार में कितने, 3 और मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपए मासिक खर्च करता है। मासिक, इन वर्डों को भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। प्रति माह कितने रुपए खर्च करता है, दोनों ही 450 ही खर्च कर रहे हैं, ठीक है। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक होगा, यानी कौन ज्यादा खर्च कर रहा है और कितना ज्यादा खर्च कर रहा है, ये भी आपको अंतर निकालना, ठीक है। राम के परिवार में 3 और मोहन के परिवार में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पहले एक एक बच्चे का खर्च निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 450 को भी डिवाइड कर दो, पहले राम का निकाल लो, ठीक है। राम के प्रत्येक बच्चे पर खर्च है ना, प्रत्येक, तो ये हो जाएगा 450 बटे 3 है ना, तो 15 3 45, 150 रुपए प्रति बच्चा खर्च कर रहा है। इधर मोहन कितना खर्च कर रहा है आपका, मोहन जी ये खर्च कर रहा है आपके 450 बटे, कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे, तो ये कितना जाएगा आपका 90, ठीक है। 5 ना 45, ये तो 150 रुपए खर्च कर रहा है 90, तो कौन ज्यादा खर्च कर रहा है, राम ज्यादा खर्च कर रहा है। ये प्रत्येक बच्चे पर 150 रुपए खर्च कर रहा है, नहीं 3 बच्चों पे 450 रुपए खर्च कर रहा है, तो एक बच्चे पर 150 जाएगा। ये 5 बच्चों पर भी 450 से खर्च कर रहा है, तो 90 रुपए प्रति बच्चा जाएगा, ठीक है। हाँ ये कंजूस मान लो। तो अब देखो राम ज्यादा खर्च कर रहा है, तो राम तो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब दोनों का अंतर निकालना आपको कि कौन कितना ज्यादा कर रहा है। तो 150 में से 90 गए, कितने बचे, 60 रुपए, यानी राम आपका ज्यादा खर्च कर रहा है, वो भी कितने रुपए, 60 रुपए ज्यादा खर्च कर, 60 तो आएगा अंदर, अंतर थोड़ी दिया है। अरे अंतर ही तो पूछ रहा है, मासिक खर्च अधिक खर्च करता है, कितना अधिक खर्च करता है, लैंग्वेज को समझो, ठीक है। कितना अधिक खर्च कर रहा है, 60 रुपए। ध्यान रखना ऐसे सवालों का। देखो औसत मासिक खर्च अधिक है, मतलब प्रत्येक बच्चे पर शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक, और कितना अधिक खर्च कर रहा है, और कितना, तो सर वो कितना चाहिए, अधिक पूछ रहा है, कितना और अधिक खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये 60 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, कितने रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, 60 रुपए, ठीक है। लैंग्वेज को अच्छे से समझो। कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर भी अपना ऐसे सवाल हल करने से, गणित एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस मांगती है। क्या मांगती है, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपको चीजें याद करनी है, न चीजें रटने की जरूरत होती है, न पढ़ने की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस अपने को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को, इस टाइप के सवाल भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, इधर ध्यान दो इन टाइप के सवालों पे। एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, तो आपको डायरेक्ट निकालना चुटकी में। ध्यान रखना, यदि आपको, इधर सुना पहले, यदि आपके मतलब पहले का मूल्य दे रखा और बाद का मूल्य पूछ रहा हूं, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा निकालना है। परसेंट सदैव देखो, 1 डांडी 2 मींडिया, डांडी मींडी दे रही, इसका मतलब परसेंट का मतलब सदैव 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका जितना परसेंट दे रखा है उसका मतलब 100, ठीक है। तो आपको 10% लाभ, तो डायरेक्ट 100 पे 10, 110 हो गया, कितना हो गया, 110% निकालना, 110 बटे 100, बाद का पूछता। तो यदि आपको इसी सवाल को घुमा के दे देता कि एक व्यक्ति है जो 10% लाभ पर
जो 90 रुपए में वस्तु को बेचता है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, पहले का पूछता है। तो आपको सदैव ध्यान रखना, बिन के पलटी लगा के हल करना। आपको 100 को ऊपर रखना है क्योंकि मूल क्या आपका 100 है, 100 को बराबर में रखना है, ठीक है। और यदि आपको बाद का मूल्य पूछे तो 100 को भाग में रखना। समझ में ये बात, सीधा सीधा हल करना है आपको। 90 रुपए की वस्तु 90 रुपए की है, 10% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा, बाद का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है 90 इंटू 10% लाभ है तो 110 बटे 100। 100 पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का लाभ हो रहा है तो 110 हो गया। सीधी सी बात है, दो मिनटे की तो 11 9 99, तो कितने रुपए 99 रुपए में बेचे, ठीक है। उस वस्तु का मूल्य कितना आपके 99 रुपए है। समझ में आया, सीधा सा सवाल है एकदम, ठीक है। अब एक आता है आपके सरल ब्याज। कौन सा ब्याज आता है सरल ब्याज के सारे क्वेश्चन एक ही सूत्र से हो जाता है, ठीक है। आपके सरल ब्याज का सूत्र क्या है, सरल ब्याज बराबर, ठीक है, PTR बटे 100 क्या होता है। अब सारी फ्रैक्शन इससे ही बन जाती है आपकी, प्रिंसिपल टाइम रेट, ठीक है, मूलधन समय और दर। तो ध्यान रखना आपके इसमें से जो गायब दे रखा है उसको रहने दो, बाकी का मान इसमें फिट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा पक्षांतरण करके, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या दे रखा आपके, ये क्या आपके 500 रुपए मूलधन हो गया, ठीक है। 1% मासिक दर से, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी दर से, मासिक दर से 60 रुपए कितने वर्ष या माह में होगा, तो आपको समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना, ठीक है। तो समय निकालना आपको, तो इधर ध्यान दो, ब्याज बराबर में आपको सूत्र अच्छे से लिख रहा हूं ना, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 होती है, ठीक है। अब देखो आपका ब्याज कितना दे रखा है 60 रुपए, बराबर मूलधन कितना है 500, समय दे रखा है क्या आपका, टाइम भी रहने दो, ठीक है। दर कितनी है आपकी 1% है, बटे में कितने आपके 100। समझ में आया, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, ये गुणा में तो इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6000। एक जीरो फैली हो, 2 जीरो और लगा दो, 0 0 का गुणा बिल्कुल आसान है, 500 एक कम 500 इंटू टी। अब ये गुणा में तो इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में, या 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, ठीक है। और 12 पंजो 60, तो आपके टाइम आ गया 12 माह है। कितने माह आ गए, क्योंकि दर मासिक थी तो आपके यहाँ पर वर्ष नहीं है, 12 माह है। क्या आपके 12 माह का मतलब आपका ऑप्शन घुमा के दे रखा 1 वर्ष, कितना आएगा आपके 1 वर्ष आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया वापस, ठीक है, 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है। 10% नुकसान के साथ में कितने रुपए में बेचता है, 90 रुपए में बेचता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, अब पहले का मूल्य पूछ रहा है आपको, तो सीधी सी बात है 10% नुकसान हो रहा है यहाँ पर, तो 100 में से 10 कम हो गया तो कितना रह गया 90 रह गया, कितना रह गया 90। तो आपका हो जाएगा 90 इंटू 100 के बराबर रखना है, क्योंकि आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका बटे में क्या हो जाएगा 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेच देता है। अब ये सेल कर रहा है, अंतिम मूल्य देर का पहले का मूल्य पूछ रहा है, तो अपने को 100 को बराबर में रखना है। 100 को किस में रखना है, बराबर को, ठीक है। तो देखो 90 रुपए की वस्तु है इंटू 10 रुपए का घाटा हो गया, तो 10 में से 10% घाटा हो गया ना, तो 100 में से कितना कम हो गया 10 कम हो गया, तो आपको 90 होएगा, कितना होएगा 90। और तो ये आपके 100 के बराबर मूल्य लेके आना, ठीक है। तो 90 से 90 गया तो आपके कितना आंसर आ जाएगा 100, बी ऑप्शन सही है। तो मैं ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपको पहले वाले वस्तु का मूल्य दे रखा है, बाद की वस्तु का मूल्य दे रखा है, तो आपको 100 को नीचे रखना है भाग के रूप में, परसेंट के रूप में, ठीक है। और बाद की वस्तु का मूल्य दे रखकर पहले वाले का मूल्य पूछ रहा है, तो आपको 100 के बराबर लेके आना वापस, ठीक है। तो ये आपको मुख्य रूप से फैक्ट है, डायरेक्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माचिस की डिब्बी, देखो
घन घनाभ का आयतन वगैरह भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब की बार मैं आयतन का सूत्र डालूंगा क्योंकि आयतन आपके टॉपिक में दे रखा है, ठीक है। पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन भी आपके दे रखा है। तो आपको पता है घन घनाभ एक घनाभाकार डिब्बा होता है, इसमें कितने फलक होते हैं आपके, कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। जैसे अपने ये रूम है, रूम में इधर की दीवार 2, ऊपर का नीचे का 4, 5 और 6, यानी टोटल इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना। कोने कितने होते हैं, कोने इसमें कोने कितने होते हैं, कोने शीर्ष 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? और कोर कितनी होती है इसमें, कोर 4 ही कैसे होगी, 12 कोर होती है। कितनी कोर होती है, 12 कोर होती है। तो ध्यान में रखना, ठीक है। 4 4 8 और 4 12, कोर 12 होती है, कोने 8 होते हैं, फलक 6 होते हैं। ध्यान रखना, घन में भी घनाभ में भी, दोनों आपको पूछ ले तो सेम आंसर है, ठीक है। एक तल पर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, और ये तल समतल तो आप बहुत सारी जितनी रेखाएं चाहो उतनी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि 2 समांतर रेखाओं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से कोण का क्वेश्चन बनता है, एक बार वापस समझ लो। इधर देखो, 2 समांतर रेखाएं, यहाँ कितनी समांतर रेखाएं, 2 समांतर रेखाएं। इन 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखना आपको जरूर। अब ध्यान में रखना, यहाँ पर कौन कौन से कोण बनते हैं। एक तो यहाँ पर कोण बनता है आपके एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण बनता है। देखो एकांतर कोण कौन से होते हैं, जहां पर जेड बनता है ना, वहां सब में आपके एकांतर कोण है। ये वाला आपके एकांतर कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो एकांतर कोण सदैव क्या होता है, बराबर। उल्टा जेड भी सेम यही है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। जेड चाहे उल्टा है चाहे सुल्टा है, आपका एकांतर कोण होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर रूल्स चलता है। यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर है। डायरेक्ट रूल्स है, ठीक है। एक चलता है इसमें आपके संगत कोण। कौन से कोण, संगत कोण। देखो क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं एक ही दिशा में साथ में चलने वाला कोण। जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण एक ही दिशा में चल रहा है, इधर का इधर का, ये संगत कोण भी सदैव क्या होते हैं, बराबर। वैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या आपके बराबर है, संगत में एक ही संगत बराबर बराबर चाल में चल रहा है। जैसे फौजी परेड करते हैं ना, वैसे साथ साथ में चलते हैं बराबर बराबर। तो ये कोण क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं, ठीक है। एक और आपके इसमें आते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। कौन से आते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण भी सदैव देखो एक लाइन दूसरी लाइन को प्रतिच्छेद करती है। देखो ये प्रतिच्छेद कर रही है आपस में, तो ये कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो शीर्ष अभिमुख कोण भी आपके सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान में रखना, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि माना कि ये आपके 100 डिग्री है, तो बताओ ये कितना डिग्री होएगा, ऐसे पूछ लिया जाता है। ये कितना होएगा, तो 100 डिग्री होएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना, एक सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग आपके 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। एक और आपके ध्यान रखना, एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का योग, इस कोण का इस कोण का योग, इन दोनों का योग भी आपके 180 डिग्री होता है। ये आपके इसके महत्वपूर्ण फैक्टर जो आपको ध्यान में रखने हैं कंप्लीट। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोण देख के भी पेपर उठा के देख लेना आप। एंगल के क्वेश्चन हर बार 2 एंगल के क्वेश्चन कम से कम पूछता है, ठीक है। तो आपके एंगल वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, सही बात है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का योग 2 समकोणों के बराबर होता है, यानी 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सही है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का योग एक समकोण। एक समकोण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके समकोण में भी बिल्कुल सीधा लंब होता है, ठीक है। देखो यही एक कोण ही आपके 100 से 90 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब एक समकोण तो किसी कंडीशन में नहीं होएगा। इधर का पहुंचे तो भी इधर का भी आपके देखो 90 से ज्यादा ही दिख रहा है आपको, कॉमन सेंस भी लगाए तो भी, इसका मतलब साहब ये तो हो ही नहीं सकता। तो यही आपके सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 600 से पूरा ही क्लीन हो गया। एक सेकंड, थोड़ी दूर का, ये समझ लो, अच्छे क्वेश्चन है। 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम। 1 लीटर शुद्ध घी का वजन कितना है, 910 ग्राम है। तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होएगा। तो आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आपके 1000 मिलीलीटर है ना,
इसमें से आपका 910 ग्राम, और जितना पहुंच रहा है उसको गुणा कर दो डायरेक्ट, सीधा फैक्ट है। ये 1000 है ना, जितना पहुंच रहा है उसको क्या कर दो डायरेक्ट गुणा कर दो, ठीक है। तो आपके 2 जीरो में से 2 जीरो गए, 1 जीरो में से ये गया, 7 एकम 7, 9 7 63, तो आपका कौन सा सही है? 637 सही होएगा, ठीक है। सीधा ध्यान, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। वापस याद करो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। वो अपने को कपड़े वगैरह लेने जाते हो, इतना सा फित्ता होता है, वो 1 मीटर का होता है, ठीक है। और 1 सेमी में कितने मिमी होते हैं? 10 मिमी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। सेमी आपकी स्केल में होती है, छोटी छोटी सेमी, ठीक है, उसमें आपकी छोटी छोटी 10 मिमी होती है। ग्राफ में भी आपके वही चलता है, ठीक है। देखो, एक आयताकार मैदान का परिमाप, ये आपके समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल में से आ गया, ठीक है। 1 किलोमीटर है, कितना मीटर है? यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर है तो लो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आयत का परिमाप दे रखा, तो आयत का परिमाप का ही सूत्र लगाना है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, बराबर कितना देर का आपको परिमाप। इसको भी आपको ध्यान रखना, किलोमीटर है तो मीटर में बदलना है, क्योंकि इकाई सेम रखनी है क्वेश्चनों को हल करने के लिए। क्वेश्चनों को हल रखने के लिए क्या करनी है आपको? इकाई सेम करनी होती है, तो ये आपके आंसर आते हैं वरना नहीं होते हैं। ये 2 गुणा में, तो पहले इसको उधर भेजो, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 से काटेंगे तो 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। चौड़ाई कितनी देर की आपको? 200 देर की है। कितनी देर की है? 200 बराबर 500, 200 उधर जाएगा तो आपको 500 से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अभी मैंने आपको रूल बताया था, प्लस में तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो आपके 500 में से 200 जाएंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 21 आपके, ये तो आपको डायरेक्ट फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। देखो, महत्वपूर्ण परिभाषाएं एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। गणित के सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। गणित है जो सभी विज्ञानों का क्या है? द्वार एवं कुंजी। ये करने वाले थे आपके रोजर बेंकन। कौन है? रोजर बेंकन। महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना, ठीक है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास होता है, तार्किक बढ़ती है, उनकी तार्किक क्षमता बढ़ती है, और उनके अंदर विश्लेषित करने की सोच भी बढ़ती है। यानी इसमें आपके उपरोक्त सभी आंसर सही हैं, ठीक है, ये वाला सही होएगा उपरोक्त सभी। फिर आपके प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? छोटे छोटे बच्चे जो प्राथमिक लेवल का होता है वहां पर गणित का क्या महत्व होता है? गणित व्यवहारिक तौर पर बताई जाती है, ठीक है, किसी भी व्यवहारिक तौर पर अंगुलियों के माध्यम से, ठीक है, यानी प्रोजेक्टों के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से व्यवहारिक तरीके से जो गणित सिखाई जाती है वो व्यवहारिक प्रयोग होता है। कैसा होता है आपके? व्यवहारिक महत्व ज्यादा होता है, मानसिक नहीं होता। मानसिक आपकी किशोर अवस्था में होता है, ठीक है। आध्यात्मिक तो होता ही नहीं है आपके, और सांस्कृतिक भी नहीं होता है गणित में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह भी महत्वपूर्ण है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ध्यान होता है? तो ध्यान रखना, सामान्य से विशिष्ट आपके साइकोलॉजी में विकास कैसा होता है? आपके सामान्य से विशिष्ट होता है वो भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है? तो ध्यान रखना, नियम है जो तो सामान्य होता है और उदाहरण आपके विशिष्ट होते हैं। नियम क्या होते हैं? सामान्य होते हैं, उदाहरण क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। तो अपने गणित जो किस तरह चलती है? नियम से उदाहरण की ओर। किस तरह चलती है? तो आपकी इसमें कौन सी विधि होगी? निगमन विधि होगी। कौन सी विधि होगी? निगमन विधि। नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ठीक है। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र या नियमों की सहायता से हल करते हैं? तो निगमन विधि ने, ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसे होना चाहिए था? बिल्कुल छोटी विधि है, छोटा और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा होगा? मनोरंजक और खेल के माध्यम से, वही व्यवहारिक विधि। कौन सी विधि? व्यवहारिक तरीके से, ठीक है, मनोरंजन और खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, न कि रटा के। ये तो रटाने का तो आजकल शिक्षा पद्धति में ही नहीं है, ठीक है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ठीक है। निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? देखो, लाभ हानि निकालने के लिए, आय व्यय का ब्यौरा रखने के लिए हम गणित का प्रयोग करते हैं।
सब्जियां खरीदवा कतरा पीछे दिया कतरा पाचा लेना है, उसमें भी आप गणित का कहीं ना कहीं उपयोग कर ही रहे हैं। किसी को उधार पैसा देना है लेना है तो भी हम गणित का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन साइकिल चलाबा मैं यहाँ थोड़ा ना साइकिल चलाबा के लिए पेडल ना अपन अतरो कौन घुमाना पेड़ी नहीं, ठीक है। तो आपके ये वाला साइकिल चलाने में गणित का कोई प्रयोग नहीं होता है, वो अपनी एक शारीरिक क्रिया होती है, संतुलन का काम करती है, ऑटोमेटिक गतिज ऊर्जा से चलती है। इसमें अपने विज्ञान का रूल लगता है, ठीक है। संख्याओं 425 और 476 का आपको मैसेज निकालना। देखो अच्छे से सीखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। मैसेज आप वही विधि है आपकी, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसेज निकाल लो। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो 425, ठीक है, और आपका 476, ठीक है। और यदि आपको लहसन निकालना तो दोनों को साथ में भी निकाल सकते हो और अलग अलग भी निकाल सकते हो। किसका भाग जा रहा है, 5 6 7 7 4 7 4 11 होते, 3 का भाग नहीं जाएगा तो आपको डायरेक्ट 5 का देना ना। 5 8 40 है ना, और 5 25, फिर वापस किसका जा रहा है, 5 का। 5 1 5, कितने बच गए, 5 7 35, फिर 17 1 17, ठीक है। ये आपके इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। इधर देखो इकाई के अंक में क्या है, 6, किसका भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बच गया, 8 दूनी 16, वापस इकाई के अंक में 2 तो वापस किसका जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 119 क्या आपके, हाँ 17 का भाग जा रहा है, 17 7 119, तो पहले 7 का जा रहा है इसमें। देखो 5 से ट्राई करना, 3 से ट्राई करना, 3 का तो जा ही नहीं रहा, 9 और 1 10 रहे 11, 5 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में 5 नहीं है, ठीक है। 7 का देखे, देखो 7 एकम 7, कितने बच गए, 4 बच गए, 7 7 49, ठीक है। फिर आपका 17 का जाएगा, 17 एकम 17। अब आपके मैथ में वो संख्या होती है जो दोनों में मिल रही हो, दोनों में कॉमन हो, उन्हीं संख्याओं को लेते हैं, बाकी को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है आपकी, 17 मिल रही है, तो आपके मैथ से क्या होगी, 17 होगी, ठीक है। यानी ध्यान रखना, मैं तो छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ, मैथ से निकालना तो आपको सिर्फ ऐसे मुखिया को बुलाना जो दोनों में कॉमन हो, मुखिया हो गया। और लसन में आपको वो संख्या लेनी है, एक तो मुखिया तो आएगा ही आएगा, कॉमन जो आएगा, इसके अलावा जो कॉमन लेने के बाद में छोटे मोटे जो टाबर टिंगर बच्चे हैं उन सबको भी लेना सगरी का नुता आपके लहसे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो लहसे में बाकी सभी संख्याओं को भी लेते हैं, ये आ गई अपने पास में, इसका मतलब 5 का स्क्वायर भी आएगा, 2 का स्क्वायर भी आएगा और 7 का भी आएगा, लेकिन 17 एक बार ही आएगा, वो आपके लहसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लहसे, इन सब का गुणा, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा आता है तो 17 आंसर सही होगा, सी सही होगा। कौन सा सही होगा आपकी, सी सही होएगा, ठीक है। फिर आपके देखो, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ये जानने के लिए कि गणित किस विशेष शाखा में वह किस क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर है, ये कमियों को जानने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हो, निदान। यानी कमियों को ढूंढना क्या कहलाता है, निदान, और उन कमियों को ढूंढने के बारे में दूर करना उपचार कहलाता है। तो आप निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण आप पढ़े होंगे, प्रत्येक विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपके निदानात्मक कार्य हैं। कौन सा कार्य है, निदानात्मक कार्य। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, गति मतलब गणितीय गणना में स्पीड किस माध्यम से पकड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं 7 5 5 11 11 और 25 25 और 47, ऐसे मतलब बार बार प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको तरीका आपको नहीं बताया, स्कूल में बताया, ठीक है, कि आप ज्यादातर अगर ऐसे संख्याओं को जोड़ दे तो आप किस पे जाओ, दशांश पे जाओ, डायरेक्ट शून्य से शून्य जोड़ो। बार बार अभ्यास के द्वारा आप फास्ट कैलकुलेशन सीखते हो, ठीक है। तो गणितीय गणना में आपको कोई भी स्पीड पकड़नी है तो जितना आप अभ्यास करते हो उतनी ज्यादा आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसमें आपके आंसर क्या आएगा, अभ्यास के द्वारा। किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े कि आप प्रश्न पूछना क्या जा रहा है और आपको उत्तर क्या देना है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो, इनको आपको ध्यान में रखना, लिखित कार्य नहीं होएगा, ठीक है। गणित की गति पूछ रहा है, गति स्पीड पकड़ने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। क्लास अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आप सभी का प्रेम और सहयोग ऐसे मिलता रहेगा आपके लिए और अच्छा से अच्छा करते रहेंगे। धीरे धीरे अपना जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे धीरे धीरे और अपडेट और अच्छा नया नया आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। भारत भाग्य विधाता, जय हिंद।